गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग एक नया टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी हम सब लोगों के घरों में मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन है हमारा एलसी ऑसिलेशंस। जब हम लोग एसी की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, तो नो डाउट एलसी ऑसिलेशंस पढ़ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है ये बात हम लोग यहाँ अभी जानना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं जिनसे हम लोग एसी प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन क्या हम डीसी से एसी कन्वर्ट कर सकते हैं? हमारे पास डीसी सोर्सेज हैं जिनको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकते हैं। अगर हमें स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो डीसी ही हमारे पास सोर्स बचता है। एसी को स्टोर करना या तो पॉसिबल नहीं है, अगर है तो उसको हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आउटपुट में नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की बात करते हैं तो डीसी की फॉर्म में ही करते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ बैटरीज और सेल्स। अब अगर हमें इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है एलसी ऑसिलेशंस। इन एलसी ऑसिलेशंस की हेल्प से ही हम लोग डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एलसी ऑसिलेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, कैसे इफेक्ट में आते हैं, ये बात हम लोगों को पढ़नी है। इसका क्वालिटेटिव आइडिया हम लोगों को पढ़ना है। मैथमेटिकल पोर्शन में बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एज वेल एज सीबीएसई के लिए भी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे घरों में एलसी ऑसिलेशंस हमें मिलते हैं हमारे इन्वर्टर के अंदर। आपको पता होगा इन्वर्टर में एक बैटरी रहती है, एक छोटा बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर ट्रांसफार्मर रहता है, कैपेसिटर्स रहते हैं, जो बेसिकली जरूरत पड़ने पर डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सर्किट डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो हमारा एलसी ऑसिलेटर ही होता है। अब ये एलसी ऑसिलेटर किस तरह से काम करता है ये बात हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में मैंने डीसी स्टोर कर रखी है। सपोज मैंने इसको किसी डीसी सोर्स के साथ में कनेक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से ये प्लेट इसकी पॉजिटिव चार्ज हो गई और ये प्लेट इसकी नेगेटिव चार्ज हो गई। अब इसको मैं अगर किसी इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दूं, मान लीजिए मेरे पास वही कैपेसिटर है ऊपर वाला, अगर मैं इसको इंडक्टर के साथ में कन्वर्ट कर दूं तो देखिए क्या होगा। जैसे ही सर्किट में ऑन करता हूं यहां से करंट फ्लो करेगी, इस पे जो स्टोर्ड चार्ज है वो एक करंट की फॉर्म में यहां पर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। इनिशियली करंट मेरी 0 थी, फाइनली करंट आई हो जाएगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। नो डाउट यहां पे वेरिंग करंट फ्लो कर रही है। जब वेरिंग करंट फ्लो कर रही है तो ऑब्वियसली इसमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो निश्चित रूप से वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और जब वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो यहां पे एक इंड्यूस करंट अगेन फ्लो होना शुरू हो जाएगी, या ये मैं कह सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। अब फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, सारी की सारी एनर्जी यहां इस इंडक्टर के थ्रू स्टोर हो जाती है। अब क्या होगा, अब चूंकि पाथ मेरे को करंट फ्लो कराने के लिए मिल ही रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है ये अगेन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली ये कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जाकर के स्टोर हो जाएगी। यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। कभी मेरा कैपेसिटर फुल चार्ज होगा, कभी इंडक्टर फुल चार्ज होगा, कभी इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर मेरा चार्ज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, करंट की डायरेक्शन इस सर्किट के अंदर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होती रहेगी। अल्टीमेटली मेरे को वेरिंग करंट्स का कॉन्सेप्ट मिल गया, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही डायरेक्शंस में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब कोई बच्चा कहता है कि यहां से आउटपुट कैसे हम लोग लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट तो जरूर लेंगे, लेकिन जब तक हम यहां से कोई आउटपुट नहीं ले रहे, जब तक यहां से कोई डेसिपेशन नहीं हो रहा, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो इनफाइनाइट टाइम तक इसमें ऑसिलेशंस होते ही रहेंगे। और इस तरह के ऑसिलेशंस को हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम देंगे।
निश्चित रूप से कंटिन्यूअसली अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मेरे को यहां पे मिलते ही रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है एलसी ऑसिलेशंस का। अब बात आती है कि आउटपुट मैं कहां से लूं, तो आउटपुट लेना बड़ा आसान सा काम है। मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा कंडक्टिंग वायर है इसमें कोई एक दूसरा इंडक्टर लगा देता हूं और इसके साथ में ये मैं दूसरी एक इंडक्टर कॉइल लगा देता हूं। तो जैसे जैसे यहां से फ्लक्स चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इन दोनों एंड्स के अक्रॉस मेरे को एसी मिल जाएगी। इस एसी को मैं अपने घरों में या इंडस्ट्रीज में जहां मुझे जरूरत होती है वहां यूज कर सकता हूं। तो इस तरीके से ये इन्वर्टर का एक छोटा सा सर्किट हमारे पास बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आपको समझाई हैं, इन्हीं को हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है। इसलिए लिख रखा है कि भाई एग्जाम में आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं एक बार यहाँ डिस्कस कर देता हूं आपसे। ए कैपेसिटर विद इनिशियल चार्ज Q नॉट connected to an ideal inductor, the electrical energy stored in charge capacitor is half CV square। ऐसा हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में पढ़ी रखा है। As there is no current in the circuit, the energy stored in the magnetic field of the inductor is zero। यानी जिस समय मेरा कैपेसिटर पूरा चार्ज है उस समय जो इंडक्टर लगा रखा था उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, या मैं ये कहूंगा उसके अंदर से कोई भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन इन्हीं चीजों को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। जो भी मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन किया था वही सब चीजें यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन भी कर रखी हैं, तो पूरा मैं डिक्टेशन नहीं दे रहा हूं। फर्दर एक फिगर के थ्रू आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो एलसी ऑसिलेटर्स में जो भी कुछ होता है वो सारा मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन फिर भी हम लोग जो फिगर हमने यहाँ बना रखी है उसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। दो ही बातें याद रखनी है। जिस समय एनर्जी हमारी कैपेसिटर के अंदर होगी तो हाफ CV स्क्वायर होगा, और जिस समय एनर्जी इंडक्टर के अंदर होगी तो वो हाफ LI स्क्वायर होगा। ये हाफ LI स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। ये सारा एक्सप्लेनेशन है डिफरेंट फिगर्स का, और इस एक्सप्लेनेशन को आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। बाकी ये फिगर मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करना चाहूंगा जो बड़े काम की है, और नो डाउट हम यहाँ से सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट में जब मैंने ये कहा था कि मेरे पास ये कोई एक कैपेसिटर है और ये फुली चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसके पास है, तो ये वाला फिगर दिखा रखा है। अब जब तक मैंने सर्किट को इंडक्टर के साथ लगा करके ऑन नहीं किया, या जस्ट ऑन करने से पहले, यहां पे मान लीजिए मैंने ये स्विच लगा रखा है, तो इस स्विच को जस्ट ऑन करने से पहले की ये वाली पिक्चर है। आप देखेंगे इसमें कैपेसिटर मेरा फुल चार्ज है, इंडक्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, और करंट यहां जीरो फ्लो हो रही है। यहां जितनी भी एनर्जी है वो हाफ CV स्क्वायर की फॉर्म में यहां पे दे रखी है, जिसको हमने UE लिख रखा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिख रखा है। तो सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में है। मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी यहां ग्राफ में कुछ भी नहीं दिख रही, इसका मतलब जीरो है। अब डियर स्टूडेंट, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो इस वाली फिगर पे आ जाता हूं। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मेरी इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगी, और फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में आधी एनर्जी इसके अंदर हो जाएगी, आधी एनर्जी इसके अंदर हो जाएगी। यहां हमने मेंशन भी कर रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर के अंदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे मैनेज भी बता भी रखा है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ आगे बढ़ने की बात करें, कोई स्टूडेंट कहेगा भैया दोनों के पास बराबर बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, बात खत्म। ऐसा नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये जो इंडक्टर है यहाँ नो डाउट जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है वो काम करता है। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है? सेल्फ इंडक्टेंस वही काम करता है जो मास या इनर्शिया काम करता है ट्रांसलेटरी मोशन में, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है रोटेटरी मोशन में। यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वो चाहेगा कि उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती रहे, या करंट में होने वाले किसी चेंज को अपोज करेगा। तो इस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो निश्चित रूप से आधा आधा एनर्जी स्टोर होने के बाद भी करंट को इसी डायरेक्शन में फ्लो कराते रहना चाहेगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर एक तरीके से मेरा बिल्कुल खाली हो जाता है। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, और सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाती है? मैग्नेटिक फॉर्म में इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये काम हुआ कि साहब सारी एनर्जी हमारी
यहाँ मैग्नेटिक टर्म में स्टोर हो गई, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। तो फर्दर क्या होगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफर हो जाएंगे। इनर्शिया अपना काम करना बंद कर देगा, क्योंकि करंट जितनी फ्लो हो रही थी वो तो हो गई, सारी एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई। अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे फ्लो करना शुरू कर देगा। और ये जो मेरे पास इंडक्टर है, यहां से जो मेरी एनर्जी थी वो कैपेसिटर में जाकर के इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ इंडक्टेंस आधा ऑसिलेशन देता है, जो बेसिकली उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने की कोशिश करता है, और बाकी जो आधा ऑसिलेशन है वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। इस तरह से ये प्रोसेस हम लोगों का चलता रहेगा। कभी टोटल एनर्जी मैग्नेटिक होगी, कभी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगर यहाँ कोई डेसिपेशन नहीं हो रहा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में ये ऑसिलेशंस इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेंगे। मैंने यहाँ 4 फिगर आप लोगों को शो कर दी। अब आगे की फिगर की बात करते हैं, तो द सेम कॉन्सेप्ट अगेन रिपीटेड होगा। यहाँ पे अगेन सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, फिर दोनों में आधी आधी हो जाएगी। देन आफ्टर सारी एनर्जी फिर मैग्नेटिक हो जाएगी, फिर आधी आधी हो जाएगी। देन आफ्टर अगेन यही वाली फिगर रिपीट होगी, सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगी। अब जैसा मैंने कहा था कि अगर इन ऑसिलेशंस में कोई नॉन डेसिपेटिव फोर्स नहीं है, जैसे फ्लक्स की लीकेज नहीं है, डायरेक्ट हीटिंग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे। कंटिन्यूअसली यहाँ से मेरे को एसी मिलती रहेगी बिना किसी लॉस के। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर सर्किट के अंदर क्या होता है, नॉन डेसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, फ्लक्स लीकेज होती है। तो ऐसी स्थिति में धीमे धीमे करके ये ऑसिलेशंस जो हैं वो डैम्प्ड हो जाते हैं। डैम्प्ड हो जाते हैं तो धीमे धीमे करके इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाती है। मान लीजिए मैं इसको यहां दोबारा से दिखाता हूं, तो ये इस तरीके के ऑसिलेशंस हो जाते हैं। अब नो डाउट इस तरह से तो ऑसिलेशन बंद ही हो जाएंगे, सर्किट काम करना बंद कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑटोमेटिक स्विच लगाते हैं जो डीसी सोर्स की हेल्प से, डीसी बैटरी की हेल्प से कैपेसिटर को बीच बीच में बार बार चार्ज अपनी तरफ से देता रहता है। तो इस तरह से इन्वर्टर का पूरा सर्किट हो जाता है। जो हमारा लास्ट वाला यूनिट होगा सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑटोमेटिक स्विचेस हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट हो जाता है इसका, इन्वर्टर का। तो मैं समझता हूं एलसी ऑसिलेशंस आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर समझ में आ गए होंगे। या कुछ चीजें हमने और मेंशन कर रखी हैं, ये जरा एक बार देख लेते हैं। Thus the energy of system continuously surges back and forth between the electrical field and in capacitor and magnetic field in inductor। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था वही चीज हमने कंक्लूड करके लिखी हुई है। This produces electrical oscillations of definite frequency f0। These are called SC oscillations। If there is no loss of energy, जैसा मैंने अभी बताया था कि कोई डेसिपेटिव फोर्स नहीं है, यहां पे अगर कोई डेसिपेटिव फोर्स जस्ट लाइक डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, जस्ट लाइक जो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज है, ऐसा कुछ नहीं है, तो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस यहां पे होते रहेंगे, जैसा मैंने यहां डायग्राम में दिखाया। अब इसके मैं बात करना चाहूं इक्वेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 11th के लास्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस क्या था, ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू x इक्वल्स टू 0। तो ये मैकेनिकल ऑसिलेशंस के लिए इक्वेशन थी, ये मेरी इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस के लिए इक्वेशन है। इस इक्वेशन को निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से निकल के आ जाती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, चूंकि सिलेबस में नहीं है, आगे भी हमें इसकी बहुत ज्यादा रिजल्ट की जरूरत तो हो सकती है, लेकिन कैसे आई इसकी जरूरत नहीं होती, तो इसको हम लोग यहीं पे सम अप करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं मैकेनिकल इक्वेशन और इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस की फॉर्म में। यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी को निकालूंगा तो वही आ जाएगी मेरी क्या, 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। ध्यान होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने जब एक्सएल को एक्ससी के बराबर प्लेस किया था तो यही रिजल्ट हम लोगों को मिला था। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला है, हम लोगों को बार बार इसी को यूज करना होता है। तो आई होप सो एलसी ऑसिलेशंस किसी एसी सर्किट में कैसे होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, ये बात क्लियर हो गई होगी।
इक्वेशन आई होप सो आपको क्लियर है। अब मैं बात करना चाहूंगा एनालॉजी बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। जैसा मैंने यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर करके दिखाया है, बड़े काम का है, याद रखने के लिए काफी अच्छी कॉन्सेप्ट है। और जब दो चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप आप डेवलप कर लेते हैं तो नो डाउट बड़े आराम से आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैकेनिकल सिस्टम मास m की बात हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सेल्फ इंडक्टेंस L की बात करेंगे, जैसा अभी मैंने आपको बताया था इनर्शिया को लेकर के। तो डियर स्टूडेंट्स, इवन दैट मैं यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन की बात करता हूँ तो मास जो है वो इनर्शिया की तरह से काम करता है, और जब मैं रोटेशनल मोशन की बात करता हूं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। वही काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस करती है, यानी करंट में होने वाले किसी भी चेंज को ये अपोज करती है। डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने मैकेनिकल क्वांटिटी ली है तो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इसके कंपैरेटिव। वेलोसिटी की बात मैं करता हूं, ट्रांसलेटरी मोशन में v dx/dt होता है, जबकि करंट की मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिकल करंट की बात करता हूं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, दैट इज dt/dt। फोर्स कांस्टेंट आपको याद होगा F kx हम लोगों ने पढ़ा था। तो F kx में k को हम लोगों ने रीस्टोरिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के नाम से जाना था। थोड़ा सा याद करेंगे, F kx स्प्रिंग के केस में था, अगर आपको याद आ गया हो तो। दैट इज नॉट इंडक्टर, दैट इज सिंपली स्प्रिंग। तो अगर मैं फोर्स कांस्टेंट को यहां पे कंपेयर करता हूं तो ये रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस 1/c मैं इसको कह सकता हूं। C क्या है? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। देन आफ्टर मैकेनिकल एनर्जी की हम लोग बात करते हैं तो हाफ kx² होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो mv² होती है, हाफ mv² होती है। अब ये प्लस माइनस की बात ये है, जब जैसी जरूरत होगी तो हम लोग उसको यूज करेंगे। इसके बाद में अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स हाफ q²/c या हाफ cv², ये कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उस फॉर्म में हम लोगों को मिलती है, और इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है वो हाफ Li² मिलता है। अगर टोटल एनर्जी की मैं बात करूंगा सर्किट के अंदर तो हाफ q²/c प्लस हाफ Li² ये मेरे को मिलती है। तो इस तरह से हम लोग जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं और जो क्या मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं उन दोनों के बीच में कंपेयर करके चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप सो एलसी ऑसिलेशंस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करूंगा। न्यूमेरिकल्स की बात अगर हम करते हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला, वही क्या, xl = xc या न्यू = 1/2 π√LC। इसी के ऊपर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हम लोगों को मिल जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हम लोग करेंगे, अभी एट प्रेजेंट हम लोगों ने यहाँ पे कोई नहीं डाल रखा तो छोड़ दे रहा है। आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।